नमस्कार। सारथी सक्सेस सेंटर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। क्लासेस रेगुलर चल रही है अपनी मैथ्स की। उसमें नया टॉपिक शुरू करते हैं, मसप लसप, है ना। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। बहुत ही यूनिक टॉपिक है, मतलब अच्छा टॉपिक इतना कि इसको समझने में समझाने में थोड़ा सा अति गंभीर ध्यान की आवश्यकता है। ठीक है ना। अपन देखो समझाते हैं, इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं कि इसकी शॉर्ट में देखो अपन इसको मसा लिख देते हैं। देखो शॉर्ट में तो अपन क्या कर देते हैं, मस्त कर देते हैं इसको, और इसकी फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, क्या डेफिनेशन है इसकी, है ना। महत्तम समापवर्तक क्या चीज है, ये क्या चीज निकालना चाह रहे हैं अपन, क्या इसका मतलब है, क्या इसका भावार्थ है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना। देखो महत्तम समापवर्तक क्या है। अगर मान लो अपने को दो या दो से अधिक संख्याएं दे रखी है और उनका मस निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। दोबारा सुन लो, महत्तम समापवर्तक जैसे मान लो अपने को दो तीन कोई संख्या दे रखी है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और इनका अपने को म से निकालना है। तो म से क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, मान लो बड़ी से बड़ी संख्या कोई आ रही है जो अपने आ गई डी आ गई, तो डी क्या करेगा, डी ए को, बी को और सी को पूर्णतः विभक्त कर देगा। हर बार क्या आएगा, एक पूरा पूरा भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, डी उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक संख्या दे रखी हो अगर अपने को, और उनका अगर अपने को मसप निकालना है, तो वह मसप वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। ठीक है। फिर लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है। एक बार अपन मसप को दिमाग में बैठाते हैं। मसप एक तो तरीका ये हो गया, देखो एक तो अपन भाग विधि से मसप निकालेंगे, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का क्या सिस्टम है, अभाज्य गुणनखंड, जितनी भी अपने को संख्या दे रखी है, जैसे मान लो ए बी सी, अपने को जो भी संख्या दे रखी है, उनके पहले क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे ना, तो देखो मसप और लसप निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, मैं तो मतलब ज्यादातर प्रीफर यही करता हूँ, इससे जल्दी हो जाता है। कई बार क्या होता है, कई बार आपके फैक्टर होते नहीं है, टुकड़े होते ही नहीं है, ऐसा संख्या आ जाती है जो बहुत बड़े बाड़े से भाग जा रहा हो, उस कंडीशन फिर भाग विधि फटाफट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ए के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, बी के कर लिए, और सी के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, कुछ न कुछ अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब क्या हो गया, इन अभाज्य गुणनखंड का कॉमन जो अभाज्य गुणनखंड है, इनमें से अपन कॉमन अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, कॉमन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कॉमन अभाज्य गुणनखंड क्या है, ठीक है। और जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, कॉमन सब समझ लो ना, जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है कॉमन जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, उनके मस पर निकालना है ना,
तो न्यूनतम घात का गुणनफल, न्यूनतम घात का गुणनफल क्या होगा? अभिष्ट मसप होगा। सारा बोर्ड अब जो आप देख रहे हो वो मैंने एक अननोन रूप में पढ़ाया है। देखो डेफिनेशन ऐसी देंगे अपन, संख्या ले सकते हैं, बिल्कुल संख्या लेंगे अपन, उदाहरण लेंगे तो संख्या ही लेंगे। संख्या से समझना एक अलग चीज है, और परिभाषा को समझना, उसको व्यक्त करना, उसको अपने दिमाग में शांति से बैठाना, वो एक अलग चीज है। दोबारा समझा देता हूं मैं। अपन महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में म से लिखते हैं, ठीक है ना। और अपने को क्या होगा, इस जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें क्या होगा, दो या दो से अधिक संख्याएं अपने को हर बार दी होगी। अपने से या तो म से पूछा जाएगा या ल से पूछा जाएगा, या फिर अलग अलग परिस्थितियों के सवाल बढ़ाए जाएंगे। जैसे घंटियों के सवाल बनते हैं, इतने बजे एक साथ बजी, अब बताओ कितने समय बाद एक साथ बजेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत टाइप के क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। तो अपनों ने क्या किया, ए बी और सी कोई अभाज्य, मतलब अपने संख्या ले ली, कोई नंबर ले लिए। अब कोई पूछे मेरे से कि इसका मसप क्या होगा, तो उसका मसप क्या होगा, इन संख्याओं का मसप क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो क्या करेगी, दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देगी, पूर्णतः विभक्त कर देगी, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूर्णतः विभक्त कर देगी। अपन मान लेते हैं डी को कोई संख्या आ गई, तो डी की क्या विशेषता होनी चाहिए, डी ना, डी में जब अपन एक में डी का भाग दें, बी में डी का भाग दें, सी में डी का भाग दें, जितनी भी संख्या दें उन सब में डी का भाग दें, हर कंडीशन क्या आना चाहिए, पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या डी ढूंढनी है, अपने को निकालनी है, जो क्या करे, दी गई सभी संख्याओं में को पूरा पूरा विभक्त कर दे। तो इस बड़ी से बड़ी संख्या को उन दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक के लिए, ठीक है ना। अगर आप कहो तो लिखना चाहो तो लिख दे वाली परिभाषा महत्तम समापवर्तक की। महत्तम समापवर्तक दी गई दो या दो से अधिक, दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का मस महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या होगी, संख्या होगी जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो महत्तम समापवर्तक क्या है कि दी गई दो या दो से अधिक, दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। समझना बात को, अभी भी समझा रहा हूं मैं। ए बी और सी कोई तीन अपना संख्या मान ली, अलग अलग कोई संख्या हैं, इनका मसप मेरे लिए क्वेश्चन वाचक था, मैं ये कहूंगा कि इनका जो मसप है वो डी है, और डी क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है।
वह बड़ी से बड़ी संख्या डी है जो क्या कर रहा है, ए बाई डी बराबर बराबर नहीं हो सकता, ए बाई डी, बी बाई डी और सी बाई डी, इनको क्या करे, हर कंडीशन में पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पीछे वाले पेज पे जाओ एक बार, ये कोई बराबर होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे अपने लिखा ना, ये कोमा लगा लो यहाँ, ये क्या कर रहा है यहाँ इसको पूर्णतः विभक्त कर रहा है। ठीक है ना, तो ए बटा डी, बी बटा डी, सी बटा डी इक्वलेंट क्या आ जाएगा, हर कंडीशन क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः विभक्त कर देगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा हर कंडीशन। ठीक है ना, ये बात है, बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। तो ए बटा डी, बी बटा डी और सी बटा डी क्या है, पूर्णतः विभक्त हो जाए। डी क्या करेगा, दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देगा। तो वो डी क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो दी गई संख्या को वो डी जो है ना मसप होगा, जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करते हैं। आई बात समझ। और लसप लघुत्तम समावर्ती की जब आप परिभाषा पढ़ोगे तो इसका जस्ट अपोजिट अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो उस वक्त उसकी परिभाषा में समझूंगा, आपकी एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब रही बात कि मसप अपन भाग विधि से भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड की विधि से भी निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होगा, समझाता हूं मैं आपको, कुछ भी रटो मत बोली। क्या होगा, अपने को मान लो 2 या 2 से 3 संख्या दे रखी है, उनके क्या करेंगे अपन, उनके अपन फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने नहीं आते हो तो वैसे करके देख लेना भाग विधि से। ठीक है ना, गुणनखंड करेंगे। अब क्या करेंगे, उन गुणनखंडों में मसप निकालना और लसप निकालना, मैं तो एक कॉमन तरीका ही अपनाता हूं। क्या करता हूं, मैं दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर देता हूं फटाफट। अभाज्य गुणनखंड के इनके अभाज्य गुणनखंडों के पावर के रूप में उसको सेट कर देता हूं। और पावर के रूप में डेफिनेशन याद रखता हूं कि पावर के रूप में डेफिनेशन क्या है, अगर मेरे को दी गई संख्याओं के मसप निकालना है तो जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनमें से कॉमन अभाज्य गुणनखंड ले लेता हूं और उसकी न्यूनतम पावर, जो कम से कम जो पावर है उनका जो गुणनफल है वो मसप होगा। और अगर मेरे को लसप निकालना है तो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर देता हूं, और जितने भी अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो सारे अभाज्य गुणनखंड ले लेता हूं और उनके अधिकतम पावर का गुणनफल है वो मेरा लसप आ जाएगा। ठीक है ना, तो लसप की परिभाषा भी अपने को आनी चाहिए। इसका मतलब लसप लघुत्तम संभाव प्रत्यय। ठीक है, अगला लेते हैं अपन लघुत्तम संभाव प्रत्यय, फिर अपन इसको एक बार और समझा देंगे। देखो, ठीक है ना, लघुत्तम संभाव प्रत्यय के बारे में परिभाषा बोल देता हूं। लघुत्तम संभाव प्रत्यय में क्या होगा कि अपने को 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसप निकालना है, तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिनमें उन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। जो दी गई संख्या है ना, प्रत्येक संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका उल्टा बोल रहा हूं, पहले तो क्या था, जो अपना आंसर आया था उसका भाग पूरा पूरा जा रहा था, अब जो अपनी संख्या है ये आंसर के में, उनमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। याद रखना, किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मसप और लसप के बराबर होता है। वो इसी कारण से होता है क्योंकि एकदम अपोजिट वर्ड है, मसप और लसप। ठीक है ना, तो महत्तम समावर्तक निकालेंगे ना, तो महत्तम समावर्तक में बड़ी से बड़ी वो संख्या आ जाएगी जो खुद क्या करेगी, सबका सब दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त कर देगी। और लसप में क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक में, लघुत्तम समावर्तक में बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जिनमें क्या हो गया, दी गई संख्या का भाग पूरा है। ठीक है ना, वहां तो अपने ए बटा डी लिखा था, यहाँ डी बटा ए लिखेंगे, डी बटा बी होगा, डी बटा सी होगा, वो पूर्णतः विभक्त होगा। आ रही है बात में? कुछ एक सवाल लेते हैं अपन, सवाल से अपने को अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं तो कुछ एक अपन आगे सवाल लेते हैं। आप देखो, अब देखो यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं अपने लस। लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य, ठीक है ना, ये शब्द अब समझना। अपने को 2 या 2 से 3 अलग अलग संख्या दे, अननोन में समझो तब मजा आएगा आपको। ये मान लो कि 2-3 संख्या अपने को देखिए,
और उनका लस अपने लिए क्वेश्चन आ सके, उनका लस अपने लिए क्वेश्चन आ सके। तो इनका लस है ना, वह छोटी से छोटी संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या होगी। वो छोटी से छोटी संख्या होगी। मान लेते हैं वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, अपन मान लेते हैं, कल्पना करते हैं अपन डी, ठीक है ना। तो छोटी छोटी संख्या होगी जिसमें क्या होगा, दी गई संख्याओं, जो भी दी गई संख्या है ना, वे प्रत्येक परिस्थिति में इसको क्या करेगी, विभक्त करेगी। यानी डी अपॉन ए भी पूर्णतः विभक्त होगा, डी अपॉन बी भी पूर्णतः विभक्त होगा, और डी अपॉन सी भी पूर्णतः विभक्त होगा। पूर्णतः पूर्णतः विभक्त, हर कंडीशन में पूर्णतः विभक्त होगा। पिछली बार क्या किया था अपने, ए बाई डी किया था, बी बाई डी किया था, सी बाई डी किया था। इस बार क्या करें अपन, डी बाई ए भी संभव है, डी बाई बी भी संभव है, डी बाई सी भी संभव है। तो वह छोटी से छोटी संख्या वो होगी जिसमें ए बी और सी का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या है, लघुत्तम समापत्ति दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति होगी जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना। तो ये लस है। वही अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके भी गुणनखंड निकालने संभव होंगे। तो अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड है, जो भी फैक्टर आ गए, ठीक है ना, उनका चयन कर लेंगे। जितने भी अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर हैं उनमें लस अपन निकालना है ना, तो अधिकतम पावर, उनकी अधिकतम पावर लगा देंगे और उनका गुणनफल कर देंगे। वो अपना क्या आ जाएगा, बात समझ आई नहीं आई? नहीं आई। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है ना। एक अपना एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से अपने को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आएगी कि अपन क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मसपा और लसपा की परिभाषा बहुत, इसीलिए मैंने एक अननोन के रूप में समझाई आपको इसको। इसमें ये देखो किताबों में क्या है, ज्यादातर हिंदी भाषा लिखी मिल जाएगी आपको। हिंदी भाषा को समझने में और इस भाषा को समझने में, दोनों को जब आप हिंदी को बार बार पढ़ोगे, इसको समझोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगा कि क्या समझाना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या देकर उसका लसपा निकालना है, तो मेरे भाषा में वह छोटी से छोटी संख्या होगी। जो मान लो वो छोटी छोटी संख्या डी है, तो डी एक ऐसा पार्ट है जिसमें ए बी और सी उसको पूर्णतः विभक्त कर देगा, दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त होगा वो। और वहां क्या डी आया था, तो डी उन संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर रहा था, ए बाई डी कर रहे थे वहां। इस बात को समझो, ठीक है ना। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, दोनों से अपने को तो देखो परीक्षा भवन क्या करना है, अपने को क्वेश्चन को हल करना है। कई बार क्या होगा, कई क्वेश्चन ऐसा होगा, क्या होगा कि जब आप अभाज्य गुणनखंड करने लगोगे ना, तो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड आपका जैसे बड़ी टेबल आते, मान लो अभी 17 की टेबल कोई आ जाती है, 23 की टेबल कोई आ जाती है, 37 की टेबल कोई आ जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, अपने से फटाफट वहां उसके फैक्टर होंगे नहीं, कितने का पूरा जा रहा है। तो उस कंडीशन में फिर भाग विधि से फटाफट क्वेश्चन हल हो जाता है। तो दोनों विधियों से अपन ज्ञान प्राप्त करेंगे। एक अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मसपा और लसपा अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं वो। अपनों देखो संख्या लिए, कोई भी संख्या ले लेता, मान लीजिए वाली 216 ले ली, 288 ले ली और 720 ले ली। ये मैंने कोई 3 संख्या ले ली और इसका मैं मसपा भी निकालता हूं और लसपा भी निकालता हूं। ये दोनों अपने लिए क्वेश्चन है। इन संख्याओं को अपने से मस भी पूछ लिया और एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो भाग विधि है, वो भी मैं समझा दूंगा, उसमें भी कोई अपने को समस्या नहीं आएगी। और एक तरीका अपना अभाज्य गुणनखंड। पहले एक अपन छोटा सा अभाज्य गुणनखंड का तरीका अपनाते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड में भी क्या आता है, जैसे अब मैं करता हूं और आप लोग करोगे, तो ये क्या होगा, ये केवल और केवल प्रैक्टिस से संभव हो पाएगा, ठीक है ना। ये केवल और केवल फिर प्रैक्टिस से संभव हो पाएगा। अब मान लो मैं ऐसे जैसे करता हूं, तो मैं तो क्या कर देता हूं, 2 × 108 लिख देता हूं मन में। क्या लिख दिया मैंने, 2 × 108। क्यों, 216 में 2 का भाग दूंगा तो 108 बार जाएगा, 108 लिख दिया। अब 108 को क्या लिख दिया मैंने,
2 इंटू 54 लिख दिया, लिखो मत मन मन, यहाँ 54 आएगा इसका मतलब, ठीक है। 54 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 27 लिख दिया। 27 को मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू 9 लिख दिया। 9 को मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब मान लो कोई कहते वैसा बच्चा कहते वैसा मेरे को समझ नहीं है, आपने ये कैसे कर दिया। एक तरीका और उसको बता सकते हैं अपन फटाफट, इससे क्या भाग जल्दी हो जाते हैं। अब 2 थोड़ा मान लो 2 का भाग देना है, 2 1 0 और 8 भाग टूटी की बिंदी लगेगी, ध्यान ना। 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। अब कई बार बच्चा कहता है यहाँ 8 लिख देता है और फटाफट आगे चल जाता है। भाई यहाँ 16, 1 में 2 का भाग जा रहा नहीं था तो डबल डिजिट बनाया अपने 16 बनाया, तो भाग टूटी की बिंदी लगी ना। फिर 2, फिर 5 और 4 आ गया, फिर 2 का जब तक जा रहा है तब तक देंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 9 आ जाएगा, फिर 3 3 3 और फिर 3, ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अब 288 अपने निकालने, अपन क्या लिखेंगे, 2 या तो देखो वैसे निकाल लो 288 का फटाफट, या फिर लिख लो, बताओ क्या करना है। ऐसे कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यहाँ देखो समझो, या मेरी भाषा में 144 है, 144 है। क्यों, 2 का भाग दूंगा तो 1 4 4 आ जाएगा, 1 4 4 आ जाएगा। 1 4 4 को फिर 2 से भाग देना संभव होता है, और मैं 1 4 4 है तो यहाँ पे मेरे क्या आ जाएगा, 7 और 2 72 आ जाएगा, आ जाएगा 72। 72 में फिर 2 का भाग जाना संभव है, 36 आ जाएगा। यहाँ मेरे मन मन में सोचते रहो क्या आ जाएगा यहाँ, 36 में फिर 2 का भाग जाना संभव है, 2 इंटू 18 आ जाएगा, 2 इंटू 9 आ जाएगा, और 9 3 इंटू, बोलो बात समझ आएगी नहीं। अगर कुछ किंतु मुझको लग रही है तो गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 तिया कितना हो गया, 32 तिया 96, ठीक है। और 9 तिया 27 और 3 6 18 288। यहाँ पे भी अगर नहीं समझ आ रहा तो गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72 72 तिया 216, क्योंकि 7 तिया 21 होता है, 210 वहीं आ गया, 6 2 से आ गया, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा, अब अपन 720 के करते हैं टुकड़े, तो 720 के टुकड़े करो तो 2 इंटू 300, देखो यहाँ लिखते जाओ 300, डॉट लगाने का मतलब क्या है, कौन सा डिजिट आया वो अपने मन में रखो। 360 आ गया, 37 72 होते हैं, 360 आ गया। 360 को फिर मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 180, फिर इसको क्या लिखा, 2 इंटू 90, जहां मैं डॉट लगाता जा रहा हूं। 90 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 45, 45 को मैंने क्या लिखा, 3 इंटू 15, और 15 को मैंने क्या लिखा, 3 इंटू 5। क्लियर, गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ते 48 48 तिया 48 इंटू 15 कर लो, 720 आ जाएगा। 15 120 12 15 60 12 72, ठीक है ना। सही है। अब देखो इसको पावर के रूप में लिखो, अभाज्य गुणनखंड के पावर के रूप में लिखो, तो 2 की पावर कितनी है, 3, 2 की पावर 3, और 3 की पावर कितनी है, देखो 2 की पावर 3 कैसे, 1 2 और 3 बार गुणा में, ये कितना है, 3 की पावर 3, बोलो बात समझ आएगी नहीं, आ गई। यहां लिखो इसको पावर के रूप में, 2 की पावर कितनी हो गई, 5, और 3 की पावर कितनी हो गई, 2। यहां लिखो अभाज्य गुणनखंड की पावर के रूप में, 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। आ रही बात समझ में, एकदम ओके है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर के रूप में अपना सेट कर दिया, कहीं कोई देखो बात है बताओ बोली, ये 216 को एक मैंने करके बताया है, ठीक है ना। 108 54 27 9, अब यहाँ अब कह रहे हो 3 क्यों लिया, तो भाई 2 का जा रहा नहीं है इसलिए 3 लिया, ठीक है ना। 9 3 फैक्टर लिखे तो 2 बार 3 लिखा, 3 बार 3 लिखा, इसी प्रकार अपना और भी चाहते कर सकते थे। अब देखो
अब अगर मान लो इसका म स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ल स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इतना काम तो सब में करनी करना है। म स क्या आ जाएगा, ल स क्या आ जाएगा, ये अपने से पता चल जाएगा। महत्तम समापवर्त क्या आ जाएगा इन संख्याओं का, और लघुत्तम समापवर्ती क्या आ जाएगा इन संख्याओं का, वो अपने पता किया जा सकता है। ठीक है, म स निकालने के लिए क्या कहते हैं अपन, म स के लिए कॉमन फैक्टर देखो 5 कॉमन नहीं है, नहीं तो क्या है लिख दोगे भी तो भी कोई गुना नहीं। देखो वैसे किताबें क्या है कॉमन फैक्टर लिखो, मान लो ऐसे अपन नहीं करते, अपन तो इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं वो लिख दो, ये फैक्टर आ रहे हैं ये लिख दिए, इसके फैक्टर भी तो ये आ रहे हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर आ रहा है क्या, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई आ रहा है कि डिजिट नहीं आ रहा, तो फैक्टर तो इतने आ रहे हैं, तो 3 अभाज्य गुणनखंड अलग ले ली। अब देखो म स निकालना ना, तो याद क्या रखना है, महत्तम समापवर्तक परिभाषा में हिंदी में बड़ी से बड़ी संख्या ली थी, पावर जो लेनी ना वो छोटी से छोटी लेनी है, बस ये याद करने का तरीका है। अब देखो इसमें छोटी पावर कितनी है वो ले आप, 2 की सबसे छोटी पावर ढूंढो, तो 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है बोलो भाई, 2 की सबसे छोटी पावर हो गई मेरे भाषा में 3 होगी। ठीक है, 3 की सबसे छोटी पावर बोलो, 3 की सबसे छोटी पावर लेनी मेरे को, 3 की सबसे छोटी पावर क्या आ गई, और 5 की सबसे छोटी पावर बोलो। अब आप देखो 5 की सबसे छोटी पावर आपके तो 1 है जी, नहीं है जी 1, यहां पे 5 आ गया नहीं था, 5 की पावर 0 बनाओ, छोटी पावर 0 है, तो 5 की सबसे छोटी पावर क्या ले ली, ये ले लिया, तो ये इसका म सब पर निकल जाएगा। तो क्या आ गया 8 आ गया, 9 आ गया, 8 8 64 8 72, तो इसका म सब आ गया। किसी को समझ नहीं तो मेरे से पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, और ल सब पर क्या होगा, ल सब पर क्या है नाम देखो, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, तो मैक्सिमम पावर का गुणनफल करूंगा, अभाज्य गुणनखंड जितने भी है वो लिखूंगा, उनकी मैक्सिमम पावर का गुणनफल लूंगा, और म सपम क्या करूंगा, अभाज्य पावर गुणनखंड जो भी है उनको गुणा के रूप में लिखूंगा, और उनकी न्यूनतम घात का गुणनफल वो मेरा लास्ट आंसर होगा। अब कई किताबें क्या कहती है कि म सपम निकालना है ना तो संयुक्त अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, भाई इसकी जरूरत नहीं है, वो आपकी समझ है, देख जैसे भी समझते हो करोगे, पावर के रूप में याद रखो कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड जितने भी आए लिख लो, और म स निकालना है तो छोटी पावर भर दो, और ल स निकालना है तो बड़ी से बड़ी पावर भर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बड़ी से बड़ी पावर भरो, तो 2 से बड़ी पावर क्या है 5 है, 3 की बड़ी से बड़ी पावर क्या है 3 है, और 5 की बड़ी से बड़ी पावर क्या है 1 है, इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। यानी अगर अपन समझें तो 2 की पावर 5 क्या हो गई 32 हो गई, ठीक है, 3 की पावर 3 कितनी हो गई 27 हो गई, इंटू 5 हो गया, इनकी गुणा कर लो, अपना फाइनल आंसर। कर दें या हो जाएगा, कर लो कोई दिक्कत नहीं। 27 पंजे करो, 5 सत्ते 35, 3 10 3 13, 25 पंजे 125 होता है, और 5 2 10 होता है, हो गया। अब 32 को 135 से गुणा कर लो, या 135 का पढ़ा 2 बार पढ़ लो 3 बार पढ़ लो, वो ज्यादा इजी मेरे हिसाब से। तो 135 गुणी 270, 27 90 का रह गया, और 405 और 27 432 आ गया, ये इसका लसप आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देके मैंने समझाया है कि कोई भी संख्या अगर डिजिट्स अपने को दे रखी है उनका म सप्पा और ल सप्पा दोनों निकाला जा सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि में अपन क्या करेंगे, केवल और केवल भाग देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने वाला क्या करना है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर आए हैं उनको अपन गुणनफल के रूप में लिख देंगे। जैसे पहले मैंने लिख दिया था, पावर मैंने बाद में सेट की थी, ध्यान रखना। अब मेरे को क्वेश्चन क्या पढ़ना है, मेरे को क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर मैं म सप्पा मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लघुत्तम पावर का गुणनफल मेरा उत्तर होगा। अभाज्य गुणनखंड जितने भी आए हैं उनकी लघुत्तम पावर का गुणनफल होगा। अब किताब वाला क्या कह रहा है, कई किताबें क्या कह रही है कि भाई आप कॉमन अभाज्य गुणनखंड ले लो। इसमें क्या करता है, जैसी पावर 0 भरेंगे तो 1 हो गया ये, तो ये कह रहे थे 5 इनमें नहीं आ रहा था, लेने की जरूरत नहीं है, कैसे समझ लो बोलिए आप। और जब लसप पर निकालना होगा तो मैक्सिमम पावर का गुणनफल जो होगा वो अपना उत्तर देगा। तो ये किन्हीं भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से मस और लसप पर निकालना मैंने सिखाया है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, फटाफट कर सकते हैं इसे। कहीं अपना हाथ अड़ जाए, टुकड़े हो ही नहीं रहे हैं, उस कंडीशन में फिर भाग विधि से कर लेंगे अपन। इसमें अपन भाग विधि भी मैं समझा दूंगा अभी कि भाग विधि से अपन अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। चले आगे।
अब अपन आते हैं एक बार सवालों पे। देखो ये तक आपने पढ़ ही लिया। तो अभी तक अपनों ने महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषाएं पढ़ी है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मसप और लसप निकालना सिखाया है। अब अपन भागफल विधि से भी कुछ एक मसप और लसप निकाल सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल लिए, देखो परिभाषाएं तो अननोन के रूप में मैंने समझाई है, भाषा में लिख के भी बताइए, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, इसको मैंने हिंदी में लिख के समझाया आपको कि क्या मतलब है इसका। अब देखो अपने कुछ एक क्वेश्चन आगे कि 712 तथा 4094 का महत्तम समापवर्तक याद करो। भाग विधि से याद करो। अब भाग विधि में सिखा रहा हूं क्या है, ठीक है ना। तो भाग या तो देखो इनके क्या करो, फैक्टर कर लो और फिर म से निकालना है तो इनकी जो भी कॉमन फैक्टर है उनकी न्यूनतम घात का गुणनफल अपना उत्तर जाएगा। या फिर भाग विधि से एक बार और ये विधि और सीख लो। आप बड़ी संख्या को अंदर की तरफ लेना है। भाज्य भाजक भागफल, समझ रहे हो नहीं बात। ये भाज्य है आपका, ये भाजक है और ये भागफल है। तो ये 4000 इसमें भाग देंगे किसका, 712। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा, कैसे जाएगा, अपने कैसे पता लगेगा। देखो 7 छिंग 42 होते हैं, अपने को 42 चाहिए नहीं, अपने को तो 42 से कम है। इसका मतलब भाग 5 बार चला जाएगा। 5 दूनी 10 भाई 1, 5 5 1 6, 5 7 35, ये इतना जाएगा। बोलो बात समझ नहीं। भाग जो करते हैं भाग करने का तरीका बता रहा हूँ। 4 में से 0 गया 4, 9 में से 6 गया 3, ये 0 है, कोई आंसर भाई नहीं ली, तो 10 में से 5 गया 5, तो जो बन जाएगा वो अपना आप में बाहर की तरफ रह जाएगा और अंदर कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा। भाग दो बार देंगे तो 1000 चला जाएगा, तो एक बार दे देंगे 534 घटाओ। समझ रहे हो क्या बात को। 12 में से 4 गई 8, यहां 0 बच गया तो यहाँ 10, तो ये 7, यहाँ 6 बच गया। देखो ये भाग दो, फिर 534 लिखा, कितनी बार जा रहा है, 3 बार चला जाएगा क्या, ये ज्यादा हो जाएगा 3 बार में, तो 3 बार में तो ज्यादा 303 हो जाएगा और 7 या 21 210 हो जाएगा 510, 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा ना। 8 या 24 हो जाएगा, तो 3 बार, तो 8 या 24 2, 21 से 2 23, 2 3 कम 3 और 2 पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब इसका लसअप जो अपने से पूछा गया था क्वेश्चन, इसका लसअप याद कीजिए। इसका लसअप लास्ट यहाँ जो फैक्टर होता है ना, वो अपना फाइनल आंसर होता है 178। तो इनका और इनका लसअप निकालना है। यानी अब देखो 178 का मतलब क्या है, 712 178 से पूर्णतः विभक्त होगा और 4094 178 से पूर्णतः विभक्त होगा। ये इसकी डेफिनेशन क्या थी क्या, सॉरी मस है, या मस से निकालना था, मस का क्वेश्चन था, महत्तम समापन मस महत्तम समापन क्वेश्चन ये लिखना बोलते हैं ना। 712 और 4094 का महत्तम समापन क्या था, मैंने क्या परिभाषा देखी कि कोई 2 या 2 से अधिक संख्या दे रखी है। अननोन का बता रहा हूँ, जो मैंने एबी से समझाया था आपको, जो मैंने एबी से समझाया था कि भाई एबीसी कोई 3 संख्या दे रखी है, अपना एबीसी कोई 3 ये संख्या दे रखी थी। अब यहाँ एबी की जगह कौन दे दिया, 712 और 4094 दे दिया। अब इनका मैंने क्या कहा था, इनका मसब वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अपना उस संख्या क्या माना था, मान लिया अपने डी वो कोई संख्या है, तो डी क्या करेगा, डी इन संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करेगा। मेरा उत्तर क्या है, 178 आया। इसका मतलब क्या है, 712 में 178 का भाग पूरा पूरा जाएगा, कहने का मतलब मेरा ये है 178, ठीक है। और 4094 में 178 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ये इसकी परिभाषा हो सकती है, ठीक है ना। तो किन्हीं दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। अब आप देख लेना 712 में 178 का भाग देख लो, पूरा पूरा जाएगा, यहाँ पर दिए ही अपने, ठीक है ना, चला जाएगा। 832 होता है, 4 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आप कोशिश देखो, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो पूर्णतः विभक्त, ये इसकी डेफिनेशन, ये भाग भी दी है।
देखो दोबारा समझ लो, भाज्य भाजक और भागफल क्या होते हैं अपन, बड़ी संख्या है ना उसको अंदर की तरफ लेना है, मेरी बात समझ लो, और बाहर छोटी संख्या को बाहर लेना है, भाग दे देंगे कितनी बार गया, फिर ये देखो ये तो यहाँ रह जाएगा, और जो बड़ी ये अब इसके लिए 500 3400 712 करें, ये बड़ी बन गई तो बड़ी को अंदर ले लिया, फिर भाग दिया तो क्या आ गया 530 गया, एक बार गया, अब 530 को अपन यहाँ 178 आ गया था इधर, कोई गलती तो नहीं है, नहीं बिल्कुल भाग पूरा पूरा जा रहा है, 8 या 24 2 21 2 23 2 3 3 2 5 पूरा पूरा जा रहा है 178 में सब आते। चले आगे, इस पर संख्याएं 2 ना देके 3 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दे दी, क्या करना है मस ज्ञात करना है। एक तरीका तो क्या है कि इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड की जो भी अभाज्य गुणनखंड आए उनमें से कॉमन अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, मल्टीप्लाई के रूप में लिख दो और उनकी मिनिमम पावर ऊपर लगा दो, मिनिमम लगाएंगे मिनिमम पावर लगाएंगे और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे मसपा से। और एक तरीका क्या है, भाग विधि से अपन इसको दे सकते हैं, 1872 1584 और 336। तो पहले अपन बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, तो बड़ी संख्या है 1872 और छोटी संख्या का भाग देंगे तो 1584 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा नहीं क्योंकि एक बार जाएगा, तो 1584। घटाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, 12 में से 4 गई 8, यहाँ 6 बच गया, 16 में से समझ रहे ना, 16 में से 8 गई 8, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 5 गए। अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखते तो इस बस चलता रहेगा ये जब तक पूरा पूरा भाग नहीं जाए 1500। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो इसमें मतलब क्वेश्चन गलत है। 288 का भाग 2 कितनी बार चला जाएगा, 2 8 16, 8 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार लगभग देखो, क्योंकि 1000 तो हो गए और 400 हो गए और 40 हो गए, 14 40 के करीब आ रहा है। देखो 8 45 4, 8 45 4 44 4 और 10 4 14, समझ रहे मेरी बात। घटाते जाएंगे, ये घटाओ बची नहीं, यहाँ घटाओ, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 288 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। समझ लो कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, क्या आ गया 144 इसका मस आ गया। नहीं अभी तो मस अभी तो क्या आया, इन 2 संख्याओं का आया है। अब 2 संख्याओं का क्या, कौन, इन 2 का आ गया, इन 2 का मस अगर मेरे से पूछता क्वेश्चन तो मैं क्या उत्तर देता, तो मैं उत्तर देता 144। इन 2 का अगर मेरे से मस पूछा जाता तो मेरा उत्तर आता 144। मगर अभी एक तीसरी संख्या और बाकी है, अब क्या करेंगे 336 यहाँ लेंगे और इसमें भाग दे देंगे किसका, 144 का। 144 का 2 बार जा रहा है क्या, 288 जा रहा है बिल्कुल, 3 बार तो जाएगा नहीं, 300 कुछ ज्यादा हो जाएगा, 200 288 घटा दो, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 12 बच गया, 12 में से 8 गया 4, 44 भाग 2, कितनी बार जा रहा है, 3 बार चला गया, 50 से 150 होता है, 3 बार भाग चला गया, 8 या 24 2 12 2 14 भाग पूरा पूरा चला गया। तीनों का अगर मसप पूछे, तीनों का ओवरऑल मसप पूछे तो ओवरऑल जो मसप है वो आ गया मेरा 48। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, समझना इस बात को। अगर इन 2 संख्याओं का मसप मेरे से पूछे तो मेरा उत्तर क्या आएगा, तो मेरा उत्तर ये आएगा। 2 की बात करें तो, अगर तीनों की बात करें तो ओवरऑल तीनों का मतलब है 1872 1584 और 336। इन तीनों का अगर मेरे से मसप पूछा जाए तो मेरा मसप फाइनल क्या आएगा, 48 आएगा। 2 का पहले अपन निकाला, 2 से अगर 2 का क्वेश्चन होता अपन 144 निकाल के फिर आ जाते, अगर तीनों का पूछा जाए तो मसप। ये तो केवल और केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका मसप क्या आ जाएगा, तुम्हारे साथ देगा, जबकि इनका इन 2 का तीनों का पूछा जाए तो तीनों का मसप क्या आ जाएगा, 48 फाइनल आंसर। ओवरऑल अपना आंसर क्या आ गया, 48 मसप। क्वेश्चन था उसका आंसर फाइनली हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे, अभाज्य गुणनखंड की विधि से इनके टुकड़े कर लो, पावर सेट कर लो, मिनिमाइजेशन पावर का गुणनफल कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे 804
और 1745 को वो संख्या जो अपना उत्तर है को भाग देने पर 5 तथा 6 शेष बचे। इसका मतलब 804 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो क्या होगा, जो अभी अपने को अभिष्ट मसपा निकालना है, अभिष्ट संख्या क्या होगी, जो भी अपने को निकालना आंसर, वो जो अपने अभिष्ट अंश जो होगा या अभिष्ट संख्या जो होगी ना, क्या होगा 804 पूरा पूरा उत्तर नहीं आएगा, क्यों 5 शेष बचना चाहिए, दिस एवं, और इधर से क्या बचना चाहिए 6 शेष बचना चाहिए, 1745 माइनस दिस का मस जो होगा वो आपका अभिष्ट फाइनल आंसर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या और बड़ी से बड़ी अभिष्ट संख्या जो क्या होगी, वो पूरा पूरा भाग चला जाता ना, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, 5 और 6 क्या कर रहा है, बच रहा है, तो 5 और 6 बच रहा है, तो क्या करेंगे अपन ये करेंगे, ठीक है ना। अब घटा दो इसको, तो 804 में से 5 गया, मेरे हिसाब से 799 हो गया, और 45 में से 6 गया तो ये हो गया। इसका मसपा निकाल दो, इसका मसपा किससे निकालो, भाग विधि से निकालो, इजी हो जाएगा। निकाल लो, बड़ी संख्या क्या है अंदर ले लो, संख्या को 1739 को अंदर ले लिया और 799 को अंदर ले लिया। 3 बार तो जाएंगे नहीं, 8 या 24 हो जाएगा, 800 करे तो 2 और 1600 चला जाएगा, 2 बार दे दो, तो 9 दूनी 18, अंशल भाई 1, 18 1 19, अंशल भाई 1, तो उधर 1 15। बात समझ आ रही है, बोर्ड के आगे तो नहीं आ रहा, आ रही है ना समझ। अब घटाओ, देखो 9 में से 8 गया 1, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 5 गया 1, भाग दो कितना, यहाँ 799 है, 9 बार भाग दो, पूरे बार जा रहा है क्या, 9 1 9 9 36, पूरा तो नहीं जा रहा, तो फिर 900 वैसे ही 900 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 728 हो जाता है, 2 700, ये तो चला जाएगा, देखो 4 बार में 4, 5 में 500 हो जाएगा, 200 700 हो जाएगा, 5 बार चला जाएगा एक बार मेरे हिसाब से, और 6 में 600 240, 6 बार चला जाएगा, 6 का करके देखो एक बार, 6 6 चौक 24, 2 1 6 2 8, ज्यादा हो गया ये तो, 5 बार दो, क्या ज्यादा हो गया था, 5 बार, चल ठीक है, चल ठीक है। अब देखो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 5 2 7, कितना बच गया 4, 9 में से ये, ठीक है, ये बचा, ठीक है, 141 में भाग दो, एक बार चला जाएगा, एक बार चला गया, कितना बच गया 47 बच गया, और 47 में तोड़ने का भाग पूरा बता रहा है, यहाँ 94 आ गया, यहाँ 47 आ गया, 45 दूनी 90 होता है, 47 दूनी पूरा पूरा भाग चला गया, तो क्या उत्तर देगा 47 से 20 आंसर आ जाएगा इसका। अपना तो क्वेश्चन है कि इसका मसपा क्या होगा, इसका मसपा 47, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 47 होगी, जिसमें 10 का भाग देने पर 5 और शेष 6 शेष बचे। आप भाग दे के देख लो, 804 भाग दोगे 5 शेष बचेगा, 1745 भाग दोगे तो 6 शेष बचे, ठीक है ना। तो इनको घटा देंगे इसलिए, तो इसका मसपा होगा जो पूर्णतः संख्या हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा ध्यान रखना क्या करना होता है ना। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसमें दिस व दिस को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो अब प्रत्येक दशा में जो समान शेष बचे, वो कई किताबें देखो अलग अलग तरीके से करती है, इसको बता देता हूं। मान लेते हैं कि कुछ भी x समान बचे, तो 190 माइनस एक्स, 908 माइनस एक्स और 1014 माइनस एक्स, वो क्या करेगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या इसको पूर्णतः विभक्त करेगी और इनके डिफरेंस को भी पूर्णतः विभक्त करेगी। तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन देखो मेरी बात समझना, अपने को हाँ ठीक प्रत्येक दशा में अभिष्ट संख्या, अपने को अभिष्ट संख्या निकालनी है। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या इनका आपस में डिफरेंस कर दो एक बार, बड़ी में छोटी घटा दे दो, 908 माइनस 590, समझना बात को मैं कोमा लगा रहा हूं, कोमा 1014
माइनस 908 कोमा, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, तो इसमें से इसको और घटा दो, 1014 माइनस 590। इनका क्या हो जाएगा का मसप जो निकलेगा वो आपका अभिष्ट आंसर हो जाएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। प्रत्येक दिशा में अगर समान शेष बचे ना तो क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक दिशा में अगर समान शेष बचे तो सोच के देखो, अगर समान शेष बचेगा, मान लिया आर कोई समान शेष बच गया, एक्स कोई समान शेष बच गया, तो अपन क्या करेंगे 190 माइनस आर, 908 माइनस आर, 1014 माइनस आर। ठीक है ना। वो भी क्या होगा उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा होगा। अगर वो अगर पूर्णतः विभाजित है तो इनका आपस में जो अंतर है तो 190 माइनस आर माइनस या 108 माइनस आर माइनस 190 माइनस आर, तो 190 तो ये आ जाएगा और आर से आर कट जाएगा, वो भी क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा उस संख्या से। इसका अपन मसप निकाल देंगे, पूर्णतः विभाजित इसका मसप ही होता है। ठीक है, तो मसप निकालो, घटाओ 908 में से 590 घटा दो तो 308, तो ये बच गया 318 बच गया मेरी भाषा में। देख लो कहीं गलत तो नहीं कर रहा, नहीं देखो 610 ये और 308 ये रहे। ठीक है 318, यहां देखो अपने क्या करना है 908 हटाना है, तो यहां से कितना बच गया 92 ये बच गया और 14 ये बच गया, इनमें और 10 106 बच गया। क्यों भाई 908 घटाना है ना, 908 ही तो 908 घटाना है, तो यहां से कितना बच गया है 92 और 14 102 और 4 106, 1014 में से 590 घटाना है, तो देखो 10 तो ये रहा 600 और ये 400, 410 424। दोबारा देख लो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो मसप हो जाएगा वो आपका विष्ट वो बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, 4 में से 0 गया 4 और 1 में से 9 जाता नहीं तो 11 में से 9 गया 2 और यहाँ क्या बच गया 9 बच गया 9 में से। ठीक है, इनका मसप निकाल दो, निकालो इनका मसप, वही देखो इनका मसप 106 आ गया भाई, कैसे आया, ये देखो भाग 3 बार पूरा जा रहा है और ये देखो भाग कितनी बार जा रहा है 4 बार भाग पूरा जा रहा है। जब इन दोनों का निकालोगे तो 106 आएगा और जब इन दोनों का निकालोगे तो भी 106 आएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो अभिष्ट वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 106 अपना फाइनल आंसर है। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 106, 18 624। समझो बात को, नहीं समझ आया समझा देते हैं। क्या करा 424 106 का भाग दो, कितनी बार गया 4 बार गया, कितना आया पूरा पूरा चला गया, इन दोनों का मसप कितना आया 106 आ गया, 106 में 318 का भाग देंगे, दूसरी तीसरी 25 संख्या को इधर कर दो बोली, तो 318 में 106 का भाग दे दो, 106 का भाग दो, कितनी बार गया 3 बार पूरा गया, ओवरऑल मसप पर कितना आया इन तीनों का 106 आया, तो अपना 20 बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है ना, एकदम क्लियर है एकदम, कहीं कोई किंतु मंतु कोई मेरे हिसाब से कोई नहीं लगना चाहिए। ये क्यों करते हैं ये समझना बात को, इस बात को भी मैंने समझाया, देखो समझो उसने कहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो देश व देश को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, कुछ न कुछ जो बचेगा ना वो बराबर बराबर बचना चाहिए। मैंने मान लिया वो आर बच रहा है, समझना मेरी बात को, अगर आर समान बचेगा तो इनमें से अगर आर में घटाऊंगा तो वो आर घटेगा कंडीशन में, अगर समान बचेगा तो ये जो माइनस आर होने के बाद की जो स्थिति है वो क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या इनको पूर्णतः विभक्त करेगी, इनका डिफरेंस भी जो होगा ना वो उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, तो इनका अपना डिफरेंस, इसलिए इनका क्या क्या आर और आर आपस में जाता है, तो इनका जो मसप होगा ना वो क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी अभिष्ट संख्या हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। वही क्वेश्चन आगे सेम, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसमें 62 132 और 237 को भाग देने पर बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, प्रत्येक दशम क्या बचे समान शेष बचे, समान शेष बचे तो मैंने क्या कहा था इन तीनों संख्याओं का अंतर का अभिष्ट संख्या क्या होगी, इन तीनों संख्याओं के आपस के अंतर का मसप होगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बड़ी से बड़ी संख्या यानी अभिष्ट संख्या वो क्या होगी, वो होगी
132 माइनस 62, समझना, कोमा 237 माइनस 132, कोमा 237 माइनस 62, 237 माइनस 62 का क्या हो जाएगा, या कोमा लगा ठीक है ना, का मस्त जो होगा वो मेरे अभिष्ट बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। क्यों, यही होगा, घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 13 में से गया 7, ठीक है, 7 में से 2 गया 5, और 3 में से 3 गया 0, और 2 में से गया 1, यहां घटा दो, 7 में से 2 गया 5, 13 में से गया 7, बस इनका मस्सा निकाल लो, भाग दे लो, 35 आ गया। 35 देखो कैसे आ गया, 105 में 70 का भाग दो, इन दो का ले रहे पहले, तो 70 एकम 70, कितना बच गया, 35 बच गया, 70 को यहां डालो, 35 दूनी 70, इन दोनों का 35 आ गया, और 35 और 75, तीसरे के 75 आ गए, तो हाँ 35 दूनी 70, ठीक है, बच गया 5 बच गया, 35, 5 आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो दिस को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। अगर समान शेष बचेगा तो इनका अंतर का जो मसप होगा वो मेरा अभिष्ट संख्या होगी, पहली बात तो मेरे, ठीक है ना। इनके जो अंतर होगा पहले इनके में से घटाएंगे, यानी ए बी सी देखा ना, तो बड़े में से छोटे को घटाते जाएंगे। ए बी सी संख्या को अपने को देखना पड़ेगा कौन सा नंबर बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटाना है। अपन इन्होंने इन दोनों संख्याओं को देखा, इन दोनों में कौन बड़ा है, 132 बड़ा है, 132 में से 62 को घटा दिया। फिर इन दोनों को देखा, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 237 बड़ा है, तो 237 में से 132 को हटा दिया। फिर इन दोनों को देखा, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 237 बड़ा है, तो 237 में 62। अब ध्यान रखना कि अपना घटाव को ध्यान रखना है, तो घटाव को ध्यान रखो, 2 में से 2 गया 0, और यहां बच गया 13, क्योंकि 3 में से 6 जाता नहीं, 13 बन गया, 13 में से 6 गया 7, ठीक है, ठीक है। फिर देखो 7 में से 2 गया 5, और 3 में से 3 गया 0, और 2 में से 1 गया 105, ठीक है, 232, 332 और 5 237, ठीक है, एकदम सही है। अब देखो यहां घटाओ, तो 7 में से 2 गया 5, 3 में से 6 जाता नहीं है, तो 13 में से 6 गया 7, ठीक है, और यहां क्या बच गया था, 1 बच गया, 1 बच गया था ना, 175 है, ठीक है। अब इन दोनों का भाग दो, इन दोनों का, तो 70 में इसका भाग दिया तो 35, 70 यहां 35 आ गया, 35 में 175 का भाग दो, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला गया, 35 हो गया। यहां थोड़ा सा करो, यहां देखो, ठीक है, 35 को करो, सत्तर 140, 5 बार पूरे पूरे चला गया, 35 पंजे 25, 2 15 2 17, भाग पूरा पूरा चला गया, तो उत्तर क्या गया, 35 अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहां आपने क्या किया, घटाते समय ध्यान नहीं रखा, 75 लिख दिया, 175 आएगा, 175 और 62 237 होंगे, 5 2 7, 13 1, ठीक है, ठीक है, एकदम ओके। ईशान बहुत बढ़िया, 35 फाइनल आंसर आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या 35 होगी। इन दोनों को पहले निकाला, तो इन दोनों का निकाला तो 35 आ गया, फिर इन दोनों का निकालेंगे, किसका, 35 का और 175 का, 35 का और 175 का किया तो 35, फिर 35 पूरा पूरा भाग जा रहा था 5 बार में, 135
बहुत बढ़िया भाई। देखो एक फर्श दे रखा है जिसकी लंबाई अपने को देखी है, चौड़ाई अपने को देखी है, तो फर्श पर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेगी। देखो अगर मेरे को किसी भी फर्श पर अगर वर्गाकार टाइल लगानी है और वो भी क्या करनी है, कम से कम लगानी है, तो बड़ी से बड़ी मैक्सिमम साइज की होनी चाहिए। और मैक्सिमम साइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसका मसअप निकालना पड़ेगा। क्यों ये करना पड़ेगा, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें अपन, तो ये हो गया 15-17 सेमी। बोलो बात समझ आई कि नहीं। तो क्या है मेरे लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई आ गई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी 902 सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई मेरे को आ गई। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई तो चौड़ाई हो गया। अब मेरे को क्या करना है, वर्गाकार टाइल लगानी है, और वो भी क्या होनी चाहिए, कितनी कम से कम लगानी है संख्या में। तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैक्सिमम साइज लेना पड़ेगा। तो इसका मसअप निकालो। इसका मसअप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही भाग भी निकाले। तो अपन क्या करेंगे, 15-17 ऑब्लिक 900-200 902 का मसअप निकालो। पहले तो करो, करते दो 15-17 में भाग देंगे किसका, 902 का। 2 बार देंगे जब तक ज्यादा हो जाएगा 1800 हो जाएगा, एक बार दे दो तो 902, बेटा दो 902 को। 7 में से 2 गया 5, 1 में से 0 गया 1, ठीक है। ये आ गया। अब फिर भाग दो 902 में, एक बार जाएगा, 2 बार तो जा रहा नहीं, फिर भी घटा दो, फटाफट करो। तो 12, देखो 12 बनाए इसको, 12 में से 5 गया 7, यहां इसको दे दिया तो 9 बच गया, 9 में से गया 8, और इसने एक मांगा था, बिल्कुल। अब 615 भाग दो, हाँ 615, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार जा रहा है क्या, 4 और 160 560, हाँ 2 बार चला जाएगा। 3 बार तो जा रहा नहीं है, 2 बार, 2 बार 2 14, अंसल भाई 1, थोड़ा 1 17, अंसल भाई 1, ये आ गया, घटाओ 1, 11 में से 7 चला जाएगा, ये 4, ठीक है। 287 में देखो भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, देखो 728 होता है, 7 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, 7 बार भाग पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब इसका मसअप क्या आ गया, 41 आ गया, का मसअप 41 होगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं, 41 देखो ये रहा यहां से लास्ट, ठीक है। अब 41 हो गया, 41 अगर मसअप है ना, तो टाइल की साइज क्या हो गई, टाइल का साइज 41 बाई 41 की टाइल हो गई। और क्या करना अपने को, बड़े, अगर अपने को क्या निकालना, संख्या निकालनी है, तो संख्या का क्या फार्मूला होता है, बड़ा क्षेत्रफल बटा छोटा क्षेत्रफल, यानी लिख दूं संख्या बराबर, टाइल की संख्या निकालनी है, संख्या बराबर बड़ा क्षेत्रफल अपॉन छोटा क्षेत्रफल। याद रखना ये बात। देखो ये मान लो अपना फर्श है, तो ये लंबाई चौड़ाई का फर्श है, इसमें अगर वर्गाकार टाइल मेरे को लगानी है, तो वर्गाकार टाइल क्या होगा, तो फर्श के क्षेत्रफल में अगर मैं टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई समझ। तो फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग दो। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, ये है 15-17 इंटू 902 डिवाइड किससे, 41 इंटू 41 से। भाग दे के देख लेना, आ जाएगा। दूं मैं दूं, तो मैं दे देता हूं। देखो 41 दूनी 82 हो गया, 8 बच गया, 41 दूनी 82 हो गया, ठीक है। यहां और दे दो, 40 120 होता है, 40 108 होता है, 3 बार चला जाएगा, तो 120 और 123 हो गया, समझ रहे ना। 123 पीछे कितना बच गया, 21 और 7 28 बच गया यहाँ, और 287 किसका भाग देना है, 41 का, 728 7 बार। तो अपना फाइनल आंसर क्या देगा, 37 इंटू 22, 37 का बड़ा पढ़ो 2 बार, बहुत ईजी पढ़ा जाता है। 37 का बड़ा 2 बार पढ़ोगे आप, 35 दूनी 70, 74 7
74 और 7 884 वर्ग सेमी, नहीं संख्या आ जाएगी 814 टाइल्स की आवश्यकता होगी भाई, ठीक है ना। 814 टाइल्स की आवश्यकता होगी। कैसे होगी? 37 को 22 से गुणा करनी है। 37 को 22 से गुणा, देखो 22 का पढ़ा 7 बार पढ़ने में थोड़ी सी जोर आता है, 37 का पढ़ा 2 बार पढ़ने में ताकत नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि 35 दूनी क्या होता है 70 होता है, और 2 और 2 4, तो क्या हो गया 74 हो गया, 7 74 और 7 कितना हो गया 81 हो गया। तो 814 टाइल्स की आवश्यकता होगी। उसने ये पूछा है कि कम से कम कितनी टाइल लगेगी, कितनी लगेगी, तो मैं कह रहा हूं 814 टाइल। तो क्या किया अपनों ने इस सवाल में, जो अपने को लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी ना, उसमें शर्त एक और लिख दी थी उसने, कम से कम। तो कम से कम संख्या में टाइल लगानी है, तो मैक्सिमम साइज की टाइल मेरे को लगानी पड़ेगी। मैक्सिमम साइज के निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसका मसपा निकाल लिया। तो इन संख्याओं को मसपा निकाला, वो 41 आ गया। मतलब मेरे को पता चल गया कि टाइल की लंबाई चौड़ाई क्या है, यानी भुजा टाइल की मेरे को पता चल गई, टाइल की भुजा 41 सेमी है। तो अगर टाइल की भुजा 41 सेमी है तो उस टाइल का एरिया क्या हो जाएगा 41 बाई 41 का हो जाएगा। बड़े क्षेत्रफल में देखो, सोचिए, देखो अपने पास ये फर्श है, इस फर्श के क्षेत्रफल में अगर मैं एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे दूं तो टाइलों की संख्या नहीं आ जाएगी। तो संख्या का ये फार्मूला याद रखना है, कभी भी संख्या निकालनी हो तो बड़े में छोटे का भाग देना, ये याद रखो। आयतन की बात चले, चाहे क्षेत्रफल की बात चले, चाहे परिमाप की बात चले, अगर आपको कभी भी संख्या निकालनी है तो बड़े में छोटे का भाग दे दो। तो बड़े क्षेत्रफल में मैंने छोटे क्षेत्रफल का भाग दे दिया। तो बड़ा क्षेत्रफल क्या था, लंबाई टू चौड़ाई था, तो छोटा क्षेत्रफल क्या था 41 × 41 था, भाग दिया मैंने। यहाँ तो 22 बार आ गया, यहाँ 37 बार आ गया, 37 को मैंने 22 से गुणा कर दी, 814 टाइलों की संख्या। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो दो संख्याओं का योग मेरे को दे रखा है कितना 721, और उनका मसपा भी मेरे को दे रखा है कितना 103। और क्या पूछा है मेरे से, सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए। कौन कौन से जोड़े हैं जो संभव है वो अपने को निकालना है। बिल्कुल, जो जब अपने को मसपा दे रखा होता है ना, तो इस मसपा पर क्या करते हैं, हमेशा सहभाज्य संख्या से गुणा करते हैं, क्योंकि मसपा के अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो अपने पास क्या दे रखा है मसपा, तो माना वो दोनों संख्याएं जो जोड़ीदार है, माना संख्याओं के जोड़े, तो माना संख्याएं ये अपने मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं 103A, 103B। अब कोई बार बच्चा पूछता है साहब 103 क्यों लिया, जो मसपा है ना उसी से होगा सवाल। मसपा दिया हुआ इसीलिए, दो ही तो फैक्टर दे रखे हैं, एक अपने को योग दे रखा है और एक अपने को मसपा दे रखा है। तो मसपा से ही अपन उन संख्याओं को मान लिया अपने। यहाँ ए और बी क्या है, ये समझना बात को, ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है ये भी समझ लो, सहभाज्य संख्या है, ठीक है ना। सहभाज्य संख्या वो होती है जिन संख्याओं का आप, अभी देखो उत्तर आएगा तो समझाऊंगा और अच्छे समझ आएगा। अगर उन संख्याओं का आप मसपा निकालोगे तो मसपा सदैव क्या आएगा, एक आएगा। उन संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहते हैं। यदि उनका मसपा निकाला जाए और वो एक आ जाए तो उन संख्या को सहभाज्य संख्या कहा जाता है। तो मैंने ये माना है कि ए भी कोई सहभाज्य संख्या है, तो उनके जोड़े क्या हो जाएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 103 बाई 103 ए और 103 बी हो जाएगी। अगर मैं इनको जोड़ूं, अब अगर मेरे को संख्या मालूम चल गई तो फिर मेरे को जोड़ भी पता नहीं दी हुई है, तो मेरी भाषा में क्या हो जाएगा 103A प्लस 103B बराबर 721 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो 103 कॉमन ले लो, A प्लस बी बराबर 721 होना चाहिए, बिल्कुल। A प्लस बी बराबर क्या आ गया, A प्लस बी बराबर 721 बट्टा 103 आ गया, भाग दे दो, कितनी बार गया, A प्लस बी बराबर 7 बार चला गया, 7 21 होता है। उन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। सुनना मेरी बात ध्यान से, उन दोनों संख्याओं का जोड़ 7 आना चाहिए और वो दोनों सहभाज्य भी होनी चाहिए, क्योंकि अपने मानना है कि भी क्या है सहभाज्य संख्या है। तो दो जोड़े कौन कौन से आगे देखो समझना, वो दो जोड़े जिनको अपने 7 के रूप में लाना है और जिनका जोड़ क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 1 और 6 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। 2 और 5 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। और 3 और 4 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ये तो ए और बी के रूप में संख्या ये है, मेरे को तो वो पूरे जोड़े चाहिए। तो ए और बी के रूप में अगर संख्या ये है
तो ए और बी की यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, तो 3 जोड़े कौन कौन से जाएंगे, देखो तो क्या कम है, यहाँ नहीं चल देखो, ठीक है ना। ए और बी की वैल्यू एक तो ये पुटअप करो, एक ये पुटअप करो और एक ये पुटअप करो, क्या आ जाएगी आपके तीनों संख्याएं आ जाएगी। तो ए और बी की वैल्यू पुटअप कर दो, तो 103 इंटू 1 कोमा 103 इंटू 6, एक तो ये जोड़ा जाएगा आपका, एक 103 इंटू ए है ना, ए की वैल्यू 2 करो यहाँ, तो बी की वैल्यू क्या करोगे 5 करोगे, समझना बात को। जब आप ए की वैल्यू 100 ए की वैल्यू 3 रखोगे तो बी की वैल्यू क्या रखनी है आपको 4 रखने, बोले बात समझ आएगी नहीं। वो 3 संख्या या इन वो जोड़े है ना वो ये आ जाएंगी, और इनको सॉल्व करेंगे अपन, तो सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 103 कोमा ये कितना हो जाएगा 618 हो जाएगा पहला जोड़ा, 103 को 2 से गुणा करो 206, और 103 को 5 से गुणा करो तो 515, दूसरा जोड़ा, तो तीसरा जोड़ा क्या आ जाएगा ये इसके बराबर ही, तो और क्या है, ठीक है। और तीसरा जोड़ा क्या आ जाएगा 309 कोमा 400, गुणा किया मैंने कुछ नहीं किया, 4 × 12 400 309, तो ये मेरे जो है ना फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो जो उसने पूछा है ये और ये, यानी ये 3 जो फाइनल आंसर है मेरा जो उसने पूछा है वो क्या हो जाएगा 103 कोमा 618, एक जोड़ा ये आ जाएगा मेरा, एक जोड़ा आ जाएगा मेरा 206 कोमा 515, एक जोड़ा मेरा क्या आ जाएगा 309 कोमा 412, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर, नहीं समझ में आया। देखो मार्सप्पा से क्या किया मैंने, वो संख्याएं जिनकी कल्पना कर ली मैंने, तो 300 ए और 300 बी मैंने उन संख्याओं की कल्पना कर ली, 300 बी है जीरो मत, ठीक है। जहां ए और बी क्या है सहअभाज्य गुण संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या वे होती है, देखो जैसे ये निकालिए, तो इनमें इनका मसप्पा निकालो एक आएगा, इनका मसप्पा निकालो एक आएगा, इनका मसप्पा निकालो एक आएगा, उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है ना। उनका मसप्पा क्या आएगा एक आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 721 आएगा, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी बराबर 7 आ गया, तो अपने ए और बी को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो 1 में 6 जोड़ो 7 आ जाएगा, 2 में 5 जोड़ो 7 आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ो 7 आ जाएगा, 4 3 के 2 3 4 के 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इनको 7 आ जाएगा, तो ये 3 जोड़े मेरे हिसाब से होने चाहिए। इन 3 जोड़ों की रियल वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है, क्योंकि मसप्पा से ही अपना माना था, तो इनको 103 से इन जोड़ों को क्या करो 103 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने एक 6 से गुणा कर दी, 2 5 से गुणा कर दी और 3 4 से गुणा कर दी, जो आया गुणनफल करने के बाद वो मेरा फाइनल आंसर है। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर है। वही सवाल आ गया वापस, बस थोड़ा सा भाषा चेंज है। देखो दो संख्याओं का गुणनफल इस बार ये दे रखा अपने को, समझना बात को, और उनका मसप्पा 16 है, तो मैंने क्या माना, तो ऐसी संख्याओं के सभी संभव जोड़े ज्ञात कीजिए, कर देते हैं बिल्कुल। माना संख्याएं माना संख्याएं क्या है 16A कोमा 16, कोई जहां ए व बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, समझाया मैंने सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। ये मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं, इनका गुणनफल कितना आना चाहिए 19,712 आना चाहिए, तो 16A इंटू 16B बराबर क्या आ जाएगा मेरे 19,712, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, देखो दोनों ही 16 भाग में जाएंगे, एक हजार बच्चा पूछता ये क्या हो गया, अरे भाई दोनों जाएंगे, ये दोनों गुणा में इधर इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएंगे भाग में, देव भाग 16 का भाग पहली बार दे, 16 एकम 16, 3 बच गया, 16 दूनी 32, 5 बच गया, 16 तिया 48, 3 बच गया, 16 दूनी 32,
12 32 आ गया पहली बार भाग देने पर। फिर अब क्या बच गया देखो बता देता हूँ, फिर मैं इधर लिख देता मन। 12 32 में भाग देना किसका, 16 का। देखो 16 का भाग, 16 5 80 होता है, 16 6 96 होता है, और 16 7 7 बार चला जाएगा। एक 112 और 11 बच गया अपना, यहाँ 112 बच गया, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। फिर ये 7, यानी उन संख्याओं को गुणनफल कितना आना चाहिए, यानी ए बी बराबर मेरा क्या आया, 77 आया। ए बी 77 आया, तो वो दो संख्याओं को जोड़ा निकालना मेरे को, ठीक है ना। तो एक जोड़ा तो हो जाएगा 1 और 77, अब बचे गुणनखंड 2 ना बजे, और दूसरा मेरा जोड़ा क्या आ जाएगा 7 और 11, 11 7 77 होता है। बिल्कुल ओके भाई, मैं गुणनफल के रूप में लिखना है, 1 को 77 से गुणा करो तो 77 आता है, और इसके अलावा किसी में भाग ही नहीं जाता, फिर 11 का जाता है, 11 7 77 होता है। तो एक जोड़ा तो 11 7 हो सकता है गुणा के रूप में, और 1 1 77 हो सकता है। तो मेरे दो जोड़े क्या आ जाएंगे, 16 ये 16 भी ये जोड़े आ जाएंगे मेरे। तो मेरे 16 से गुणा करके दो जोड़े निकाल दो, वही पिछली बार वाला सारा काम। 1 × 16 कोमा 77 × 16, एक जोड़ा तो मेरे ये आ जाएगा, और दूसरा जोड़ा मेरा क्या आ जाएगा 7 × 16 कोमा 16 × 11, एक जोड़ा मेरे ये आ जाएगा। कर दो, इससे ही जोड़ा देगा अपने सामने, ये देखो ये इसी को आगे लेने अपन, ठीक है ना। तो ये हो गया 16 कोमा 77 को 16 से गुणा कर दो, बिल्कुल कर लेंगे। 16 5 80, 16 6 96 और 16 7 96 और 16 102 112 11, 112 और 11 जोड़ो 112 22 23, एक संख्या तो याद रखिए, ठीक है। 16 7 और 16 11 कोई दिक्कत नहीं है। 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 11 6 66 6 11 क्यों गया 6, एक जोड़ा याद है, तो दो जोड़े आ जाएंगे अपने। तो उसने पूछा है संभावित संख्याओं के जोड़े बताओ, एक जोड़ा ये हो जाएगा, देखो फाइनल बता देता मैं आपको, जहां किसी को गिनतु मुंतु तो 16 12 32, एक तो ये हो जाएगा एक जोड़ा, और दूसरा जोड़ा देगा 112, गुणा चेक कर लेना कोई गलती नहीं हो जाए, वहां नहीं भूल हो सकती है। ये आंसर है फाइनल, ये फाइनल आंसर है। तो देखो अपने यहां तक तो समझ में आ गया 77, तो एक 77 समझ में आ गया कैसे गुणा, क्यों गुणा करने पर आना चाहिए 77, तो गुणा करने पर 1 और 77 गुणा करो 77 आता है, और एक क्या हो गया 7 और 11 गुणा करो 77। ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू तो आ गई अपने 1 77 और 7 11, ए और बी की वैल्यू जब 16 के रूप में रखोगी तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को और 77 को 16 से गुणा के रूप में लिख दिया, तो 16 एकम 16 पहला आ गया, 16 70 करना था अपने को ध्यान से। देखो 16 5 80 होता है, 16 6 96 होता है, और 16 70 कितना होता है 112 होता है, 112 का दुआ लग गया, ठीक है ना, 112 का दुआ लग गया तो अपना आंसर भी तो 11 रहेगी। 112 और 11, 112 और 11 जोड़ना था, तो 112 और 11 गलत जोड़ा अपना, 112 और 10 122 और 123 सही है। 112 में 11 जोड़ना है तो आंसर भाई बड़ा, तो 112 और 10 122 और 123, ठीक है। और यहां देखो 77 ये आ गया, तो 16 70 करना था, वही 112 आ गया, क्योंकि 16 5 80 फिर 96 और फिर 16, ठीक है ना, तो 112 तो ये आ गया, और 11 से गुणा करेंगे तो 11 66 6 11 के 11 और 6 17, तो अपना एकदम फाइनल आंसर आया है 16 12 32 और 112 176, ये जोड़े जोगे सब भी संभव जोड़ेंगे। तो लसप मसप से संबंधित मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, और भी करेंगे अपन अगली क्लास में। लसप और लसप से संबंधित दोनों के मिक्सचर क्वेश्चन, अगर दोनों दो संख्या अपने को दे रखी हो तो इनमें से अगर मसप दे रखा हो तो लसप निकाला जा सकता है, लसप दिया हो तो मसप निकाला जा सकता है। अगर भिन्नों के रूप में संख्या अपने को दे रखी है, उनके अगर अपने को मसप लसप निकाला है तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बेसिक बातें और आगे के क्वेश्चन अपन लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बावर जी
बबर जी, बबर जी आ दो।